चैप्टर नंबर 9, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। क्या है ये सब चीज़ें अलग अलग, इसको समझेंगे इसी चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली खूब घुमाई करने वाले हैं, खूब घुमक्कड़ी होगी, खूब टहलेंगे इधर से उधर और जानेंगे अलग अलग हैबिटेट्स के बारे में, अलग अलग घरों के लोगों के अंदर झाँकेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है मेंशन, तो इसका मतलब समझ लीजिए। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कोई भी लिविंग क्रिएचर, यानी कि जीवित प्राणी। आपका देख के इसको समझ में आ रहा होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जो भी जंतु जीवित है और कहीं ना कहीं धरती पर पाया जाता है वो ऑर्गेनिज्म है। समझ में आई बात। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, हाथी, घोड़ा, गाय से लेकर आपकी मकड़ी, छिपकली, चींटी तक के सब आपके ऑर्गेनिज्म है। इसमें आप अंदाज़ा ऐसे ही लगा लिए, हम इन सब से घिरे हुए हैं आस पड़ोस में। आप कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं पाएंगे जहाँ पे ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते हैं। जैसे कि घर के बाहर आप बैठे हुए हैं अच्छे से चबूतरे पे अपने, एक कुत्ता आपके बगल में भौंक रहा है, उससे परेशान हो गए आप। सोचा कि अब ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ जानवरों का नामो निशान ना हो, कोई भी जीवित प्राणी हमको मिले ना, सिर्फ मैं हूँ जीवित के तौर पे। आप घर के अंदर गए, वहाँ पे आपको क्या मिला? मकड़ी मिली, छिपकली मिली दीवार के कोने में। फिर आप परेशान हुए, आप घर के कमरे के अंदर गए अपने, वहाँ पे सोचा कि अब तख्त पे लेट के सो जाऊंगा, किसी से कोई वास्ता नहीं। फिर क्या है, चर चर की आवाज़ आने लगी धीरे धीरे। क्या पता चला? लकड़ी में दीमक लगी है जिस तख्त पे लेटे हुए हैं वहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप बिल्कुल ही परेशान होकर छत पे भाग गए और सुकून से सिर्फ आसमान की तरफ देखने लगे, चादर बिछा के लेट गए कि यहाँ तो कोई नहीं आएगा। क्या पता चला? कुछ देर बाद कान के पास से आपके भूं भूं करके आवाज़ आ रही है, मच्छर टहल रहा है। तो कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह एक ना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके पास मिल जाएगा, मतलब ऑर्गेनिज्म आपके पास मिल जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म का मतलब समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपनी अगली हेडिंग को। अब इनके देखेंगे सराउंडिंग्स के बारे में। यानी जंतु को तो हम लोग जान ही गए, अब उनके आसपास का माहौल जहाँ वो रहते हैं उनके बारे में जानेंगे कि कैसा होता है। अब उसका एग्जांपल ऐसा ही ले लीजिए, जैसे हिमालय चले जाइए आप, पहाड़ी इलाका जो है आपका, हिमालय के बारे में सुना होगा। माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ हैं यहाँ बहुत सारे। माहौल कैसा रहता है यहाँ का? हमेशा ठंडा। पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधे आपको तिकोने मिल जाएंगे शेप में। ऐसा क्यों होता है ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल, ओक ट्री हो गया, पाइन ट्री हो गया, ये सब पाए जाते हैं। जानवरों की बात करें यहाँ पे तो गोट, याक। ये जो गोट आप देख रहे हैं ये बकरी नॉर्मल बकरी मत समझ लीजिएगा, जो ग्रास लैंड पे आपके जो जो घास वाला इलाका वहाँ रहते हैं, जो हमारे आसपास दिखते हैं। ये गोट कुछ अलग तरीके के हैं, आगे इसकी पिक्चर दी हुई है। अब बात करें डिजर्ट रीजन्स की, यानी कि चले जाइए आप राजस्थान, वहाँ पे क्या है? रेगिस्तान। वहाँ का मौसम कैसा? खूब गर्मी। पेड़ पौधे वहाँ के कटीले, बिना पत्तियों वाले, जैसे कि कैक्टस। जानवर वहाँ के ऊँट हो गया, और आपका सांप, और ये आपका चूहा, ये सब रहते हैं वहाँ पे। क्यों रहते हैं ये सब, ये भी आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही चले जाइए आप समुद्री इलाके में अपने, मान लीजिए पूरी आप चले गए उड़ीसा में, समुद्री इलाका, यहाँ का मौसम कैसा? यहाँ नमी। पेड़ पौधे समुद्र के अंदर रेड एल्गी एग्जाम्पल में, सीवीड। जानवर शार्क, वेल, मतलब जितनी भी अलग अलग तरीके की फ़िश, ये सब क्यों रहती हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पूरा टहलने वाले हैं इस चैप्टर में हम लोग। समझ में आया कि उनके आसपास का वातावरण कैसा होता है, जो हैबिटेट उनको मदद करता है। अब जान लीजिए अगली हेडिंग, हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। हैबिटेट का मतलब तो सीधा सीधा होता है आवास, घर, जहाँ पे अब रहता है जानवर या प्लांट, या हम लोग अपने आसपास के हैबिटेट को ही आवास कहते हैं। और ये जो एडाप्टेशन है इसका मतलब क्या होता है? अनुकूलन। अनुकूलन से क्या मतलब? आस पास का माहौल
जैसा माहौल है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसा हमको अच्छा जो, अब आप अपना घर बनवाएंगे तो ऐसी जगह बनवाएंगे ना जहाँ आपको आसपास का माहौल भी अच्छा हो, आपको पानी की भी सुविधा हो, वहाँ पे बिजली भी परमानेंट आ रही हो, वाईफाई का कनेक्शन भी लग सके, तो ऐसी जगह तो घर बनवाएंगे। तो ऐसे ही आप जब प्लांट और एनिमल अपना आवाज़ ढूंढते हैं तो वो भी क्या चाहते हैं कि उनके आसपास का एडाप्टेशन मौजूद हो, मतलब कि जहाँ पे वो सराउंडिंग्स को अडॉप्ट कर सकें, वहाँ पे अनुकूलन हो। समझ में आई बात कि हैबिटेट और एडाप्टेशन क्या होता है। सैलीन वाटर यहाँ देखिए थोड़ा हाईलाइटेड है, मैं बता दूँ, खारा पानी सैलीन वाटर। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ कैमल की फ़ोटो, अब इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे हम लोग, ये मछली की। तो आपको समझ में आ गया कि एडाप्टेशन और हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और दूसरा होता है एक्वेटिक हैबिटेट। ये जो पहले वाला है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये क्या होता है, ज़मीन के ऊपर कोई भी प्लांट या एनिमल रहता है, अपना उसने हैबिटेट, अपना आवाज़ बना रखा है, तो उसको कहेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। समझ गए। और पानी के अंदर किसी ने बना रखा है तो उसको कहेंगे एक्वेटिक। एक्वा वाटर आपने सुना होगा, इसी से याद रखिएगा, एक्वेटिक हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरिटरी मतलब आपकी ज़मीन और एक्वा मतलब पानी, इससे याद रखिएगा। ठीक, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, एक ये देखिए एक्लीमेटाइजेशन, ये क्या चीज़ है भाई। आप जैसे कभी कभी आप पहाड़ी इलाकों पे जाइए तो क्या होता है कि धीरे धीरे सांस की थोड़ी दिक्कत आने लगती है। कभी गए होंगे तो पता चला होगा कि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। कुछ देर बाद वहाँ पे रहेंगे फिर नॉर्मल हो जाएंगे आप, क्योंकि धीरे धीरे आपने वहाँ के एटमॉस्फेयर को अडाप्ट कर लिया। ठीक है। तो यही जो आसपास का चेंज हो जाता है कुछ, जैसे सर्दी आ गई तो ठंडक लगने लगती है, गर्मी आ गई तो गर्मी लगने लगती है, फिर हम अपने हिसाब से उसी हिसाब से ढाल लेते हैं अपने आप को। गर्मी में सूती कपड़े पहन लेते हैं, ठंडक में जैकेट वगैरह पहन लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं। तो ये जो चेंज आता है हमारे आसपास, इसी को एक्लीमेशन कहते हैं। समझ गए एक्लीमेशन का टर्म। अब आते हैं, देखते हैं ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये मान के चलिए, द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। यानी कि जो भी जीवित चीज़ें हैं, अभी हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, जो भी जीवित चीज़ें हैं वो अगर आपके हैबिटेट में रह रही हैं, किसी हैबिटेट में रह रही हैं, किसी आवास में रह रही हैं, तो उसको बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। सीधे सीधे कहने का यही मतलब है, बायोटिक मतलब जो जीवित हैं और जो किसी आवास पे रह रही हैं। और अबायोटिक वो होते हैं जो जीवित नहीं होते हैं और किसी हैबिटेट में रह रहे होते हैं, जैसे कि पत्थर, आपकी सॉइल, हवा, पानी, ये सब क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है। तो अगर हम बात करें कि आपका हैबिटेट किससे मिलके बना होता है, आपके आसपास किससे सराउंडिंग्स मिलके बनी होती हैं आपके आवास में, तो इसमें अबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं। मतलब आपके पास छिपकली भी होगी और आपके पास अबायोटिक में पेड़ भी होंगे, सॉरी, ये आपका पत्थर भी होंगे। ठीक, तो टर्म समझ में आया कि अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से ही मिल के आपका हैबिटेट बनता है। समझ में आ गई बात। देखिए जर्मिनेटेड यहाँ पे क्या टर्म है भाई, एक्टिविटी 2 समझ लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि इस टर्म को अच्छे से और जानने के लिए, एडाप्टेशन के या अपने हैबिटेट के इस टर्म को और अच्छे से जानने के लिए एक एक्टिविटी करिए। करिए क्या, मूंग का जो हम लोगों ने स्प्राउटेड सीड्स निकाले थे, याद करिए, चने के, ऐसे ही मूंग ले लीजिए और मूंग को जो है क्या नाम है, एक पहले तो ऐसे ले लीजिए सूखा हुआ, फिर कुछ लीजिए जो उनको भिगो दीजिए, और जो भिगोया है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक तो पानी में डुबा के रख दीजिए, ठीक है, एक को क्या करिए धूप में रख दीजिए, एक को अपने कबर्ड में रख दीजिए जहाँ पे बिल्कुल धूप या रोशनी नहीं आ रही हो, और एक को फ्रीजर में रख दीजिए। इन सबको 4 की जगह इनको रख दिया और एक सूखा हुआ ले लिया था, मतलब ये 5 ले लिए। अब क्या पांचों एक ही साइज में बढ़ेंगे, एक ही तरीके से बढ़ेंगे, एक ही स्पीड में बढ़ेंगे, या बढ़ेंगे कुछ कि नहीं बढ़ेंगे? तो ऐसा तो है नहीं एक ही चीज़ में बढ़ें, क्योंकि भाई अलग अलग सराउंडिंग है, इनको अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा।
एक्लिमेशन हो रखा है यहाँ पे। तो यही हमारा क्या है, एडाप्टेशन समझाता है कि मतलब चीज़ों को थोड़ा समय लगता है अडाप्ट होने में, इसीलिए ये हमने एक्टिविटी करी। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ देखिए घुमक्कड़ी शुरू हो गई है जर्नी हमारी। सबसे पहले हम लोग रेगिस्तान घूमेंगे, फिर उसके बाद पहाड़ों पे चलेंगे। तो समझ में आ गई। इससे पहले एक बात जान लीजिए, एडाप्टेशन का टर्म, कि जो व्यक्ति या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन सॉरी लिविंग जो क्रिएचर होते हैं, आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या है, अगर उन्होंने वातावरण जैसा हिसाब बदल रहा है उस हिसाब से अपने आप को बदल लिया तो वो सरवाइव कर जाते हैं, जीवित रह जाते हैं। अगर अपने आप को बदल वो नहीं पाए तो वो मर जाते हैं। जैसा देश वैसा भेष। जान पाए। चलिए आगे अपनी जर्नी शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करें, यानी कि ज़मीनी घरों की बात करें, तो उसमें डिज़र्ट आ गया हमारा, रेगिस्तान। अच्छा, रेगिस्तान में ये देखिए, थोड़ा जूम करूं तो आपको पता चलेगा, छुपे हुए बैठे हैं यहाँ रेगिस्तान के नीचे। खुल जा भाई। हाँ, ये देखिए, यहाँ आपके सांप बैठे हैं, ये स्नेक और ये रैट। ये नीचे क्यों बैठे हुए हैं, चलिए थोड़ा समझाते हैं इसके बारे में। होता क्या है कि यहाँ होती है बहुत सारी गर्मी। सूरज जो चाचा हैं हमारे, बहुत मेहरबान रहते हैं रेगिस्तान पे। और जो ऊँट रहता है हमारा, हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है, देख लीजिएगा। जो ऊँट रहता है हमारा, तो वो ऊँट क्या करता है, एक तो सबसे पहली बात ऊँट की कुछ खासियत के बारे में जान लीजिए। उसको पसीना बहुत कम आता है, वो पेशाब बहुत कम करता है, ठीक। और उसकी टांगें लंबी लंबी होती हैं, जो कि आपकी ये जो नीचे हीट है, आप जाहिर सी बात है धूप रेत पे पड़ रही है तो रेत गर्म हो जाएगी, तो इसको ऊंची ऊंची टांगें इसकी बचाती हैं भाई गर्मी से। और क्या दूसरी बात, ये पानी बहुत कम पीता है, इस वजह से ये सूटेबल है रेगिस्तान में रहने के लिए। ऊँट की बात हो गई, अब चूहों की बात कर लीजिए। ये लोग क्या करते हैं, दिन में इतनी ऊपर गर्मी रहती है कि ये ज़मीन खोद के नीचे आके बैठ जाते हैं, चाहे चूहा हुआ चाहे सांप हुई। और रात में यहाँ ठंडक हो जाती है, तो रात में ये लोग बाहर निकल आते हैं। इसीलिए कहते हैं रात में रेगिस्तान में नहीं टहलना चाहिए, ठीक। तो ये तो हो गई जानवरों की बात। अब नीचे आ जाइए, कुछ प्लांट्स के बारे में भी देख लें। अच्छा, ये प्लांट्स भी देखिए अलग अलग तरीके के होते हैं। रेगिस्तान में ज़्यादातर काम इनकी स्टेम ही करती है, मतलब तना ही करता है। पत्तियों का तो खासकर कोई काम रहता नहीं। देखिए किसी किसी पेड़ में पत्ती नहीं होती है, किसी में होती है तो बहुत पतली पतली, और किसी में कांटों के फॉर्म में, ये जो कांटे हैं कैक्टस के, यही पत्ती होती हैं कैक्टस की। किस लिए होती हैं? अच्छा, हम लोगों ने देखा था एक ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस किया था, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि ट्रांसपिरेशन क्या चीज़ होती है। इसमें क्या किया था, पौधे के ऊपर अमरूद का पौधा लिया था, उसमें पन्नी बांध दी थी और उसे नीचे से धागे से बांध दिया था, धूप में रख दिया था, देखा था कि पन्नी के ऊपर भाप आ गई। ऐसा ही फिर से करिए, वही अमरूद का पौधा ले लीजिए और एक कैक्टस का पौधा, ये जो या डिजर्ट में कोई भी जो पौधा पाया जाता हो उसको ले लीजिए और पन्नी पहना के देखिए कुछ देर बाद धूप में रख के कि किस पन्नी पे ज़्यादा ये आपका मॉइस्चर आ रहा है या भाप आ रही है, इवापोरेट किस में ज़्यादा हो रहा है पानी। तो आप देखेंगे कि कैक्टस जो आपने रेगिस्तान से जो उठाया है उसमें जो है कम पानी निकलेगा बाहर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनकी एक तो इनकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, प्लस फोटोसिंथेसिस का काम, जो खाना बनाने का काम है, ऑक्सीजन लेने का, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेने का और ऑक्सीजन छोड़ने का, ये सब काम आपका तना करता है, यानी कि स्टेम। और स्टेम के ऊपर भी मोम की कुछ परत चढ़ी होती है जिसके कारण ज़्यादा पानी का आयात निर्यात होता नहीं है। जड़ें इन पेड़ों की बहुत अंदर तक घुसी होती हैं बिल्कुल, कि जाहिर सी बात है भैया उनको मिनरल्स और पानी लेके आना है किसी न किसी तरीके से प्लांट तक, तो ज़्यादा डीप में इनकी जड़ें भी होती हैं, जल्दी उखड़ते नहीं हैं ये। तो समझ में आ गया प्लांट के रहने का तरीका रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान घूमने के बाद अब चलिए ज़रा से पहाड़ टहल के आते हैं। पहाड़ों पे मैंने बताया था कुछ इस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, तिकोने। तो ऐसे पेड़ क्यों पाए जाते हैं भाई? सबसे पहली बात, और इनकी टहनियाँ भी झुकी हुई होती हैं नीचे की तरफ, ये देखिए है, और इनकी पत्तियाँ भी ऐसे ही रहती हैं। क्यों रहती हैं? कि ये आपका जो पानी होता है रेन का, मानी कि बारिश, और जो स्नो जम जाती है, जाहिर सी बात है ठंडक है तो बर्फ़ गिरेगी, तो ये क्या हो जाए, आराम से नीचे गिर जाए, पेड़ पे ना टिकी रहें, क्योंकि अगर पेड़ पे टिकेंगी तो भारी हो जाएगा पेड़ और वो टूट भी सकता है। इस वजह से ये कोन शेप्ड के होते हैं।
तो समझ में आया टर्म कि प्लांट का हैबिटेट कैसा है। ये अपने आप को अपने वातावरण के हिसाब से ढाल लिए हैं, जैसे रेगिस्तान वालों ने ढाला है। ऐसे ही यहाँ के जानवर भी, ये देख लीजिए, ये लेपर्ड, इसके फर ही फर हैं। जो यहाँ घास पे पाए जाते हैं उनके इतने नहीं होते हैं, इसके देखिए फर ही फर हैं। यहाँ तक कि इसके पैर में भी फर हैं, ताकि बर्फ़ पे चले तो भाई साहब को ठंडक ना लगे। ऐसे ही नीचे आइए थोड़ा, याक, इसके देखिए बड़े बड़े बाल, ऊपर फर थे उसके, इसके बाल हैं, ताकि इनको ठंडक ना लगे। एक तरीके से नेचुरल जैकेट पहने हुए हैं ये लोग, इनको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे चले, ये देखिए जो इस गोट की मैं बात कर रहा था, इनके जो खुर होते हैं नीचे, हूव्स, जिनको हूव्स कहते हैं इंग्लिश में, खुर। जो घोड़ों के देखा होगा आपने, हूव्स में ही नाल ठोक देते हैं, खट 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 बोलते हैं। वैसे इनके भी जो हूव्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, किदबिद किदबिद दौड़ती हुई चली जाती हैं पहाड़ों पे। और इनके ऊपर भी देखिए ये कितने सारे जैकेट पहनी हुई है इन लोगों ने। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो अब ये रेगिस्तान में चले जाएंगे तो गर्मी के मारे मर जाएंगी, इतनी जैकेट पहन रखी है इन्होंने, समझे, इसलिए रेगिस्तान में नहीं रह सकती। तो अलग अलग जगह, वही मैंने कहा ना, जैसा देश वैसा भेष। अब आइए थोड़ा आगे, अब थोड़ा ग्रास लैंड के बारे में जानते हैं। जंगल झाड़ी टहल के आते हैं। अपना जैसा यहाँ का माहौल रहता है यूपी का, तो यूपी क्या है, एक ग्रासलैंड देश, मतलब सॉरी स्टेट है। यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए, रिकॉर्डिंग हो रही है जी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एनिमल किस तरीके के पाए जाते हैं। ये शेर देख लीजिए, ये देख लीजिए हिरन, इस तरीके के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं जो खूब भागें, एक दूसरे को भगाएं। ये शेर शिकारी, और ये क्या है, शिकार हैं, ये इन्हीं को खाते हैं। ये पेड़ पौधों को खाती हैं। ये कौन है, कार्निवोरस, और ये कौन है, हार्बीवोरस। ठीक, ये सब मैंने हम लोगों ने पढ़ रखा है। अच्छा, इन दोनों की आँख देखिए, ये शेर की आँख देखिए और ये हिरन की आँख देखिए, कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है। इसकी एक आँख इधर है, एक आँख उधर है खोपड़ी के, और इसकी दोनों सामने है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों जो सामने इसकी आँख है, ये मदद करती है अपने शिकार को टारगेट करने में। तो सीधे देखता है शिकार की तरफ और वहीं दौड़ता हुआ चला जाता है। इसकी आँख ये तिरछी क्यों है? ये तिरछी इसलिए है क्योंकि ये अपने शिकारी को ढूंढा करती हैं। खाना तो खाती रहती हैं, तिरछी नज़र से इधर उधर देखा भी करती हैं कि आ तो नहीं रहा है। तो ये हरकत इसकी और ये हरकत, ये हैबिटेट में इनके सर्वाइवल में मदद करती है कि ये भाई बचना चाहते हैं और ये भी मारना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अच्छा, मैं जो शिकार और शिकारी वाला टर्म बताया, जो प्रे होता है, PREY, प्रे मतलब होता है शिकार, जो कि ये हैं, और प्रेडेटर मतलब शिकारी, यानी कि ये। इनके आगे वाले पैर में बड़े बड़े नाखून होते हैं जिसकी मदद से, बड़ा बड़ा जबड़ा होता है जिसकी मदद से ये जो है इन पे हमला कर सकते हैं। इनके जो दांत होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं जिससे वो हार्ड से हार्ड प्लांट्स को भी चबा जाते हैं ये लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। इनको बचने के लिए भगवान ने कान भी दे रखे हैं बड़े बड़े, कि ये आहट ही सुन लें तो इनकी भाग जाएं। तो ये इनको यहाँ पे रहने में मदद करता है। अब चलिए थोड़ा समुद्र टहल के आते हैं। समुद्र में हमने देखा ही था, जैसे फिश की बात हो रही थी, इनकी बॉडी कैसे होती है, स्ट्रीम लाइंड होती है। स्ट्रीम लाइंड हम लोगों ने शेप पढ़ा था पिछली वीडियो में, कुछ इस तरीके से, ऐसे पढ़ा था ना। और ये फिन्स आपकी, ये राइट, ड्राइंग हमारी अच्छी नहीं है ज़्यादा। ये देखिए स्ट्रीम लाइंड शेप का मतलब क्या है, आगे से झुकी है, पीछे से झुकी है, बीच में फूली है, ये स्ट्रीम लाइंड शेप होता है। और ऐसी होती हैं पतली सी, अपने आप को मोड़ माड़ के इधर ऐसे ऐसे तैरती हैं, तब ये पानी में तैर पाती हैं। अच्छा, लेकिन मछलियों में तो स्ट्रीम लाइन होती है, लेकिन क्या ऑक्टोपस में होती है? ऐसा तो है नहीं, ऑक्टोपस तो अलग ही शेप का होता है, फिर वो कैसे इधर उधर चला जाता है पानी में? तो ऑक्टोपस का शेप इसलिए बनाया गया है ऐसा कई पैर वाला, कि अपने आप को ये समुद्र के तल पे नीचे जकड़ ले, अच्छी तरीके से एक जगह बैठा रहे। कोई आए आसपास इसके खाना, इसका प्रे आए, बस ये क्या हो जाए, प्रेडिस्टर हो जाए। प्रेडिस्टर ही था ना, प्रेडेटर, सॉरी, प्रेडेटर हो जाए, शिकारी हो जाए, शिकार कर लें। और जब इनको तैरना हो तो ये क्या करें, अपने सारे पैरों को समेटें
और ये स्ट्रीमलाइंड हो जाएं, ऐसे ऐसे होता है ना। और जब ये बैठे होते हैं तो कुछ ऐसे ऐसे इनके पैर फैले होते हैं, तो ये स्ट्रीमलाइंड भी हो जाते हैं और फैल भी जाते हैं। यही इनकी मदद करता है ओशन में ज़िंदा रहने के लिए। ऐसे ही अगर आप देखें तो फिन्स में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। फिन्स जो है सॉरी फिश में जो है गिल्स होते हैं। गिल्स का मैंने बताया था, जिससे मछलियाँ सांस लेती हैं। ऐसे यहाँ पे कट होता है एक, यहाँ ऐसे ये गिल्स खोलती हैं, फिर सांस लेती हैं, बंद करती हैं, सांस ऑक्सीजन जो पानी में होता है उसको खींच लेती हैं, उसी से ज़िंदा रहती हैं। लेकिन आप अगर देखें कि डॉल्फिन और वेल में तो फिन होता नहीं है, तब ये कैसे ज़िंदा रहती हैं पानी के अंदर? इनके पास ब्लो होल्स होते हैं, यानी कि इनकी पीठ के ऊपर ऊपरी हिस्से में एक छेद होता है। उस छेद से ये पानी के ऊपर आके हवा से सांस ले लेते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी डॉल्फिन ऊपर आई और सांस लिया और फिर पानी में चली गई, ऐसे आई ऐसे कूद गई पानी में। फिर देखा है ना ऐसे करते हुए? देखिएगा वीडियो वीडियो वगैरह, बहुत अच्छा लगता है। तो यही सब हरकतें जो हैं इनकी, ये पानी में रहने में मदद करती हैं। अगर ये चली जाएं बाहर रहें शेर के साथ तो ज़िंदा रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगी, क्योंकि सराउंडिंग्स ऐसी नहीं है, ये अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे, इनका हैबिटेट नहीं है वो। अब दूसरा यहाँ पे चले आइए, तालाबों और झीलों की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स आपने पाए होंगे। ये देखिए, कुछ क्या होता है ऊपर ही तैरा करते हैं, कुछ ज़मीन में ही रहते हैं, ऊपर देख ही नहीं पाते हैं दुनिया, और कुछ तो ज़मीन से शुरू हुए ऊपर की दुनिया का भी मज़ा ले रहे हैं। ठीक, ये कुछ क्वालिटी है तालाबों के पेड़ पौधों की। इनकी जो स्टेम होती है, ये जो तना ज़्यादातर खोखला पाया जाता है। क्यों? ताकि ये आसानी से फ्लोट कर सकें पानी के ऊपर। अगर भारी होंगी तो डूब जाएंगी। ठीक है। और इसमें जानवर कैसे पाए जाते हैं तालाबों में? जैसे कि आप मेंढक ले लीजिए। मेंढक क्या है, ऑलराउंडर है भाई। ये पानी में भी रह लेगा, अंदर भी रह लेगा, पानी के ऊपर भी रह लेगा, ज़मीन पे भी रह लेगा, ऑलराउंडर है ये। इसके जो पैर होते हैं वो कूदने में मदद करते हैं, पत्ती तो जो है पत्ते पे पत्ते से कूद जाता है, और ज़बान बड़ी लंबी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को छट से पकड़ लेता है। ये सब क्या है, ये इसकी कुछ मतलब क्वालिटीज़ हैं जो इसको हैबिटेट में अपने रहने में मदद करती हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। चैप्टर तो हमारा वैसे ही ख़त्म हो चुका है यहाँ से, लेकिन कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। चलिए जल्दी जल्दी से उनका आंसर दे देते हैं। ये एक बड़ी बढ़िया सी पोयम है। एक कुर्सी और मेज़ आपस में बात कर रही हैं। इस पोयम का नाम है कंप्लीट नॉनसेंस। कहाँ गया जी, कंप्लीट नॉनसेंस, और लिखा है एडवर्ड लेयर ने। बहुत बढ़िया पोयम है, इसको पढ़ के देखिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो जल्दी से। लेकिन वीडियो को हमको ख़त्म करना है तो पोयम पढ़ने नहीं बैठेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्या जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको खाना चाहिए? तो भाई जो जीवित है जाहिर सी बात उसको खाना चाहिए, चाहे वो पेड़ पेड़ हो और चाहे वो जानवर हो, सबको खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? क्या हर ऑर्गेनिज्म बढ़ता है समय के हिसाब से? तो बिल्कुल सही है। देखिए, ये चाहे ह्यूमन बीइंग है, देखिए ये है बच्चा, ये धीरे धीरे और बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और ये एक आदमी बन गया, फिर इसके बाद बूढ़ा होगा, फिर मर जाएगा। तो हाँ भाई, बढ़ता है ऑर्गेनिज्म। ये देखिए मुर्गी का बच्चा है, ये थोड़ी देर बाद इतना बड़ा हुआ, फिर सबसे बड़ा हुआ, फिर कुछ देर बाद प्लेट में आ गया। ठीक, तो ये क्या है, ये भी ग्रोथ शो कर रहे हैं, चाहे वो जानवर हो। और पेड़ पौधों में भी क्या होता है, छोटी सी बीज होती है, उससे अंकुर निकलता है, फिर पौधे में बन जाता है, वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। अरे बहुत बड़ा प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। तो हर ऑर्गेनिज्म, इसका भी आंसर क्या होगा, यस, हर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है। और यस, इसका भी होगा, हर ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? क्या सब सांस लेते हैं? तो हाँ, जाहिर सी बात है, चाहे वो प्लांट हो और चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, वो सब सांस लेते हैं। फिश का भी मैंने बताया, उनके पास ब्लो होल्स होते हैं, गिल्स होते हैं। इंसान के पास मुंह होता है सांस लेने के लिए। प्लांट्स के पास पत्तियां होती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका यही वही करती हैं। समझ में आई बात? इसका आंसर भी यस होगा। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली? स्टिम्युली यहाँ पे क्या चीज़ है? स्टिम्युली कोई घटना को कहते हैं। स्टिम्युली मतलब घटना। जैसे कि कोई आपके आसपास घटना हो गई, ये देखिए, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम इज कॉल्ड स्टिम्युली।
कुछ ऐसा चेंज हो जाए हमारे आसपास कि हमें मजबूर कर दे कि हम उस पर कोई हरकत करें, उसी को स्टिमुली कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कि आप जा रहे हैं, बढ़िया से चल रहे हैं, सडनली आपके पैर में थॉर्न लग गया, मतलब एक कांटा लग गया, आप चिल्लाए बड़ी ज़ोर से और पैर अपना ऊपर कर लिया। तो घटना आपके साथ क्या हुई? कांटा लगने की, लेकिन आपने कई हरकतें वहाँ कर दी, बेइज्जती करा ली अपनी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टिमुली है। ऐसे ही ये इंसानों में तो होता ही है, जानवरों में भी होता है। जब आप उसको जानवर को, किसी जानवर को है ऐसे, अब कुत्ते को कभी धद धद करके देखिए, वो जो है आप तेज़ आपको दौड़ाएगा, तो वो भी उसकी क्या हो गई? स्टिमुली। और ये देखिए यहाँ पे, ये पौधा यहाँ रखा हुआ था, तो बढ़िया ऊपर मस्त मुंडी उठाया था अपनी, आपने इसको उठा के धूप से हटा के यहाँ छाँव में रख दिया। अब ये थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा? थोड़े दिन क्या, शाम तक ही ये झुक जाएगा कि भाई ये क्या किया। तो सराउंडिंग के हिसाब से इसने भी हरकत दिखाई, ये भी स्टिमुली की कैटेगरी में आएगा। ठीक, यही स्टिमुली होता है। समझ में आया? तो क्या ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? इसका भी आंसर यस होगा। अब ये देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या सभी करते हैं? तो हाँ भाई करते हैं। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है? जो खाना हम खाते हैं, क्या वो सब पचा लेते हैं या सब यूज़ कर लेते हैं? ऐसा तो है नहीं। हम लोग कुछ कुछ क्या करते हैं, बाहर भी निकाल देते हैं। जैसे जो अधकच्चा खाना है, या खाना में से प्रोटीन या मिनरल्स निकालने के बाद जो बच जाता है, उसको हम स्टूल के तरीके से, स्टूल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही प्लांट्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, या तो वो बाहर निकाल देते हैं, या तो अपने किसी पार्ट में स्टोर करके रख लेते हैं ताकि उससे प्लांट को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो हाँ, इसका आंसर भी यस होगा। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? क्या हर आदमी, या मतलब सॉरी, हर जो है जीवित चीज़ अपनी ही तरीके के, मतलब रिप्रोड्यूस करती है, अपने ही तरीके के बच्चे को जन्म देती है? बिल्कुल सही। इंसान है तो इंसान के बच्चे को जन्म देगा, चिड़िया है तो चिड़िया के बच्चे को जन्म देगी, कुत्ते बिल्ली हैं गाय हैं तो वो उसी अपनी ही कैटेगरी के बच्चे को जन्म देंगी। पौधा है, पौधा भी सीड से पौधा होता है, तो फिर से ये सीड बनाएगा और ये फिर पौधा बन जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा? यस होगा। फिर ये क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ही इनके खत्म नहीं हो रहे, जल्दी से चैप्टर खत्म करना। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव? क्या रिप्रोडक्शन का मतलब आप समझ गए ना इससे पहले, कि अपने ही चीज़ को आगे बढ़ाना, मतलब कि अपनी ही चीज़ को रिप्रोड्यूस करना। इंसान है तो इंसान के बच्चे को जन्म देगा, तो इसको रिप्रोडक्शन कहेंगे। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव? मूवमेंट का चैप्टर पिछला वाला चैप्टर था, आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसमें हम लोग ने खूब मूवमेंट करी है जम के। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि हर जीवित चीज़ मूव करती है। ऐसा है क्या? देखिए, जानवर भी मूव करते हैं इधर से उधर, इंसान भी मूव करते हैं इधर से उधर, प्लांट भी मूव करता है। क्रीपर्स के बारे में बताया था मैंने, क्लाइंबर्स के बारे में बताया था। ये सब टर्म पिछली वीडियो में डिस्कस किए, अच्छे से जाके देख ली, पिछली से पिछली वीडियो में जो प्लांट्स की थी। और प्लांट्स क्या करते हैं? या चल फिर तो नहीं सकते, इधर से उधर जा नहीं सकते, लेकिन जो मिनरल्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, फूड होते हैं, ये आपका स्टेम का जो हाईवे है मैंने बताया था, उससे इधर उधर जाया करते हैं। मतलब पेड़ के अंदर ही हल्का हरकत ये होती रहती है मूवमेंट की। तो हाँ भाई, इसका आंसर भी यस ही है। अब लास्ट हमारे पास एक क्वेश्चन बचता है कि व्हाट देन इज़ लाइफ? मतलब फिर ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी क्या है, इसको समझने के लिए एक पैरा भी दे रखा है छोटा सा, कि आप एक अनाज के बोरे में, जो गेहूं का बोरा हो, उसके अंदर हाथ डालिए अपना, और कुछ देर डाले रहेंगे तो फिर आपको क्या है, गर्मी महसूस होगी। वो सीड क्या कर रही है? वो अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रही है, जो गेहूं की सीड है। इसी वजह से आपको वहाँ पे गर्मी महसूस हो रही है। जाहिर सी बात है, अगर 10 आदमी एक कमरे में भरे हुए हैं, पंखा नहीं चल रहा है, तो गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक, तो इतनी, मतलब वो है कुछ नहीं, अब जानता है वो कि बचना नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं सांस लेने की। तो हमें इस कहानी से तो कुछ नहीं पता चलता है इस क्वेश्चन का मतलब, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। कीवर्ड्स हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, देखिएगा सबकी आपको मीनिंग पता चल रही है कि नहीं पता चल रही है। ठीक है, तो यही वीडियो हमारी ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो जल्दी से ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।